ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी सूर्यपुर नाम के एक समृद्ध और विशाल नगरी की है, जो अपने वैभव और रहस्यों के लिए पूरे मालव प्रदेश में प्रसिद्ध थी। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी तेलिन और उसकी बेटी की है, जिनकी विद्या और तेज ने न केवल सूर्यपुर को बल्कि पूरे देश में अपनी छाप छोड़ी थी। और साथ ही यह महाराजा वीरेंद्र की जिज्ञासा और साहस की कहानी है, जो एक रहस्यमयी छत्र के पीछे की सच्चाई जानने के लिए एक अनोखी शतरंज की बाजी में उतर गए। दोस्तों, सूर्यपुर एक ऐसी नगरी थी जहां धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। यह सैकड़ों करोड़पति व्यापारी, विद्वान और कारीगर रहा करते थे। नगर की गलियां रंग बिरंगे बाजारों से सजी रहती थी, जहां रेशम, मसाले और रत्नों का व्यापार दिन रात चला करता था। सूर्यपुर की नर्तकियां और गणिकाएं अपनी कला के लिए बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, और उनकी बस्ती नगरी के एक कोने में अलग थी, जहां रात में संगीत और नृत्य की महफिलें सजा करती थी। लेकिन सूर्यपुर की असली शान थी उसका तेलीवाड़ा, जहां 1200 कोल्हू दिन रात तेल निकालते थे। यह तेलीवाड़ा पूरे मालव प्रदेश में अपनी उन्नत कारीगरी और एक रहस्यमयी तेलिन के कारण विख्यात था। दोस्तों, तेलीवाड़ा में रहती थी काली देवी, एक 92 साल की तेलिन, जिसे लोग काली तेलिन के नाम से जाना करते थे। काली देवी ने अपनी साधना और तंत्र मंत्र विद्या से ऐसी सिद्धियां हासिल की थी कि जो सामान्य मनुष्य के लिए असंभव थी। वह आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को नीचे गिरा सकती थी, शत्रुओं का नाश मिनटों में कर सकती थी, और वशीकरण, रोक टोक और रूप बदलना जैसी कई तांत्रिक विद्याओं में वह निपुण थी। उसकी सिद्धियों के कारण तेलीवाड़ा न केवल सूर्यपुर में बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया था। काली देवी अब बूढ़ी हो चुकी थी और अपनी झोपड़ी में ही रहा करती थी। वह बाहर कम ही निकलती थी, लेकिन उसकी ख्याति लोगों के बीच आज भी जीवित थी। दोस्तों, तेलीवाड़ा में ही रहती थी माधवी, एक 45 साल की तेलिन, जो अपनी बुद्धिमता और प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। माधवी की 17 साल की एक बेटी थी जिसका नाम था कमलिनी। वह बड़ी सुंदर थी। उसे देख करके लोग उसे देवकन्या समझा करते थे। कमलिनी न केवल रूपवती थी बल्कि मंत्र विद्या और शतरंज में बहुत निपुण थी। उसका तेज और आत्मविश्वास उसे तेलीवाड़ा की सबसे खास युवती बनाता था। एक सुबह की बात है कि जब महाराजा वीरेंद्र अपने रक्षकों, महामंत्री चंद्रभान और सेनापति अर्जुन के साथ नगरी के बाहर घूमने निकले, तो सूर्यपुर की हरियाली और नदी के किनारे की ताजगी उन्हें हमेशा सुकून देती थी। लौटते समय जब उनका काफिला तेलीवाड़ा से होकर के गुजरा, तो उस समय कमलिनी अपने घर के आंगन के सामने जो गली थी उसको बहार रही थी। झाड़ू से उड़ती हुई धूल ने रास्ते को धुंधला कर दिया था। महाराजा के 2 सैनिक सेवक कमलिनी के पास पहुंचे और गुस्से में कहने लगे, अरे लड़की, तुझे दिखाई नहीं देता कि महाराज वीरेंद्र आ रहे हैं? इतनी धूल क्यों उड़ा रही है? एक तरफ हट जा। कमलिनी ने जब उनकी ओर नजर उठाई और तो बिना डरे कहा कि राजा है तो अपने घर का है। मुझे क्या, मैं तो अपना आंगन साफ कर रही हूं। तुम्हारे राजा ने कोई 5 दंडों वाला छत्र तो नहीं थामा है जो धूल से खराब हो जाएगा। इतना कह करके वह फिर से झाड़ू चलाने लगी। दोस्तों, उसी समय महाराजा वीरेंद्र और चंद्रभान के घोड़े वहीं रुक गए। उन्होंने कमलिनी की बात सुन ली और वीरेंद्र ने उसकी ओर देखा और एक पल के लिए ठहर गए। कमलिनी का रूप, उसका तेज और उसकी निर्भीकता देख करके वो चकित रह गए। क्या यह कोई साधारण तेलिन थी या कोई देवकन्या? वीरेंद्र ने चंद्रभान की ओर इशारा किया कि इस लड़की के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित की जाए, और फिर सेनापति अर्जुन के साथ आगे बढ़ गए। दोस्तों, महल लौट करके स्नान और पूजा के बाद वीरेंद्र अपने कक्ष में जाकर के बैठ गए। तभी चंद्रभान भी वहां जाकर के पहुंच गए। वीरेंद्र ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मंत्री जी, वह लड़की कौन थी? तो चंद्रभान ने जवाब दिया कि कृपानाथ, जैसे तेलीवाड़ा में काली देवी अपनी सिद्धियों के लिए मशहूर है, वैसे ही माधवी नाम की एक तेलिन भी प्रसिद्ध है। वह लड़की उसी की बेटी कमलिनी है। वह न केवल रूपवती है बल्कि मंत्र विद्या और शतरंज में बहुत निपुण है। वीरेंद्र ने सोचते हुए कहा कि चंद्रभान, उसने जो पंचदंड वाले छत्र की बात कही है वह क्या है? मुझे यह रहस्य जानना है। चंद्रभान हंस करके बोले कि महाराज, यह लड़की बड़ी विचित्र है। उसकी बातों को समझना आसान नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं उसे यहाँ बुलवा लें। वीरेंद्र ने तुरंत आदेश दिया कि हाँ, कमलिनी को तुरंत बुलाओ। मैं उस छत्र का रहस्य जानने से पहले चैन नहीं लूंगा। चंद्रभान ने मन ही मन सोचा, स्त्री, बालक और गुरु और राजा, ये चारों हठी होते हैं। फिर उन्होंने 4 सैनिकों और एक नायक को कमलिनी को बुलाने के लिए भेज दिया। दोस्तों, नायक और सैनिक तेलीवाड़ा में माधवी के जब घर पहुंचे, तो नायक की आवाज सुनकर के जब माधवी बाहर आई और सैनिकों को देख करके घबरा गई। उसने पूछा, क्यों भाई, मेरी बेटी से क्या काम है?
नायक ने जवाब दिया कि मालवपति वीरेंद्र ने तुम्हारी बेटी कमलनी को बुला भेजा है। माधवी ने तीखे स्वर में कहा, क्यों? बिना किसी अपराध के राजा इस तरह लड़कियों को बुलाएंगे तो क्या नगरी में कौन रहेगा? हमने कोई गलती तो नहीं की है और न ही राजा के काम में कोई रुकावट डाली है, फिर राजा ने हमें ऐसे क्यों बुलवा भेजा है? नायक ने बड़ी ही शांति स्वर में कहा कि बहन, महाराजा वीरेंद्र कयस देवलोक तक फैला हुआ है, वे किसी पर बुरी नजर नहीं डालते। तुम्हारी बेटी को किसी जरूरी काम के लिए बुलाया है और उसे मेरे साथ भेज दो, मैं उसे सुरक्षित यहाँ से ले जाऊंगा और सुरक्षित वापस लेकर के आऊंगा। माधवी ने कहा कि राजा का आदेश मानना प्रजा का कर्तव्य है, लेकिन मेरी बेटी छोटी है और बोलने में लापरवाह हो सकती है। अगर मैं साथ चलूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नायक ने सहमति दे दी और माधवी ने एक नए वस्त्र पहन करके नायक के साथ राजभवन की ओर प्रस्थान कर दिया। दोस्तों, राजभवन में वीरेंद्र पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। सेनापति अर्जुन माधवी को लेकर के उनके सामने पहुंचा और कहने लगा, कृपानाथ, कमलिनी की जगह उसकी माँ माधवी आई है। माधवी ने वीरेंद्र को प्रणाम किया। वीरेंद्र ने पूछा कि बहन, तू अपनी बेटी को साथ क्यों नहीं लाई हो? माधवी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि महाराज, मेरी बेटी बड़ी छोटी है और यहाँ आने में संकोच भी किया करती थी। आपसे जो काम है वह मुझसे कहें। वीरेंद्र ने कहा कि आज सुबह जब तुम्हारे घर के पास से मैं निकल रहा था और तुम्हारी बेटी गली बहार रही थी, उसकी सफाई कर रही थी और उसने पंचदंड वाले छत्र की बात कही थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह छत्र क्या है। माधवी ने गंभीर स्वर में कहा कि कृपानाथ, इस छत्र के बारे में जिज्ञासा न करें तभी ठीक होगा। वीरेंद्र ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, माधवी, मुझे परिणाम की चिंता नहीं है, भाग्य को कोई बदल नहीं सकता, मुझे वह रहस्य जानना ही है। माधवी कुछ देर तक तो चुप रही, फिर कहने लगी कि महाराज, इस छत्र का रहस्य मेरी बेटी कमलनी ही जानती है, लेकिन वह सीधे नहीं बताएगी। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आपको एक खेल खेलना होगा। वीरेंद्र ने बड़ी उत्सुकता से कहा कि खेल? वह कैसा खेल है जो मुझे उसके साथ खेलना होगा? माधवी ने कहा कि आपको अपने बगीचे में एक कक्ष बनवाना होगा, फिर आपको कमलिनी के साथ शतरंज खेलना होगा। यदि कमलिनी लगातार 3 बार हार गई तो आप विजेता हो जाएंगे और उसे आपसे विवाह करना होगा। तब वह आपको उस छत्र का रहस्य बताएगी। इस खेल में मैं भी मौजूद रहूंगी, लेकिन हम तीनों के अलावा कोई और नहीं होगा। वीरेंद्र ने पूछा कि और यदि मैं हार गया तो क्या होगा? तो माधवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कृपानाथ, यदि आप हार गए तो यह मेरी बेटी के लिए बड़ी गर्व की बात होगी। आप कुछ नहीं खोएंगे, बस छत्र का रहस्य नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, उसकी बात को सुनकर के महाराज वीरेंद्र सोच में पड़ गए। वो शतरंज में निपुण थे, उसकी रानियां कमला, रागिनी और सुलोचना भी शतरंज में माहिर थीं, लेकिन उन्हें कभी हरा नहीं पाई थी। चंद्रभान और उनके विद्वान मित्र बुद्धिसागर भी उन्हें नहीं हरा सके थे। वीरेंद्र ने सोचा कि कमलिनी को हराना मुश्किल नहीं होगा। अगर वह जीते तो न केवल रहस्य जान पाएंगे, बल्कि एक ऐसी नारी का साथ भी मिलेगा जो रूप और बुद्धि में बेजोड़ है। और यदि हार गए तो कुछ समय तक लोग हंसी उड़ाएंगे, बस। वीरेंद्र ने शर्त मान ली। माधवी ने चेतावनी दी, महाराजा, मेरी बेटी शतरंज में बहुत माहिर है, आज तक उसे कोई शतरंज में परास्त नहीं कर सका है। यदि आप हार गए तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। वीरेंद्र ने हंस करके कहा कि माधवी, अच्छी खिलाड़ी से हारना भी आनंद होता है। मुझे न जीत का घमंड है और न हार का डर है। 3 दिन के बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तब तक मैं मंडप तैयार करवा रहा हूँ। माधवी ने प्रणाम किया और अपने घर जाकर के लौट गई। वीरेंद्र ने तुरंत सेनापति अर्जुन को बुला करके भेंट का थाल मंगवाया और माधवी का सम्मान किया। दोस्तों, उसी शाम चंद्रभान वीरेंद्र से मिलने के लिए आए। वीरेंद्र ने उन्हें शतरंज की शर्त के बारे में सब कुछ बता दिया। चंद्रभान ने चिंतित स्वर में कहा कि महाराज, आपने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया है। माधवी और कमलिनी साधारण तेलिने नहीं है, वे मंत्र तंत्र की जानकार है। लोग कहते हैं कि उनके जाल में फंसने वाला बच नहीं पाता है। महाराज वीरेंद्र ने हंस करके कहा कि मंत्री जी, जहाँ विद्या होती है वहां ऐसी बातें फैलती हैं। मैं जो काम शुरू करता हूँ उसे पूरा किए बिना मैं रुकता नहीं हूँ। 2 दिन में बगीचे में मंडप तैयार करवाइए। चंद्रभान ने राजा का आदेश माना और मंडप की तैयारी करना शुरू कर दिया। दोस्तों, 2 दिन के बाद मंडप बन करके तैयार हो गया और चौथे दिन वीरेंद्र का दूत माधवी और कमलिनी को लेने चला गया। दोनों माँ बेटी मंडप में पहुंची। मंडप में 2 सोने के आसन बिछे थे, एक पर वीरेंद्र और दूसरे पर कमलिनी बैठी थी। माधवी पास में एक आसन पर बैठी हुई थी। वीरेंद्र ने कमलिनी की ओर देख करके कहा कि देवी, तुम्हारे साथ खेल करके हारना भी आनंददायक होगा। यदि मैं जीता तो तुम्हारा साथ पाऊंगा और यदि हारा तो कोई चिंता की बात नहीं है, तुम पहली चाल चलो। कमलिनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कृपानाथ, मेरा शुरुआती खेल बड़ा खतरनाक होता है, आप पहली चाल चलें। वीरेंद्र ने हंस करके कहा कि मुझे तुम्हारे खतरनाक खेल का डर नहीं है, लेकिन तुम मेरी अतिथि हो, इसलिए पहला अवसर तुम्हारा होगा।
कमलनी ने बिना कुछ कहे खेल शुरू कर दिया। उसकी पहली 4 चालें इतनी तेज थी कि वीरेंद्र को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। माधवी देख रही थी कि वीरेंद्र ने कमलनी को रोकने के लिए मजबूत मोर्चा बनाया। शतरंज का खेल शांत लेकिन रोमांचक था। शाम होने तक खेल अधूरा रह गया और माँ बेटी घर लौट गई। दोस्तों 4 दिन तक खेल चलता रहा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। नगरी में तरह तरह की बातें होने लगी। रात में जब वीरेंद्र भेष बदल करके लोगों की बातें सुनने के लिए निकलते तो उनकी हंसी उड़ाने वाली चर्चाएं सुनाई देती थी। 5वें दिन कमलनी ने आक्रामक रणनीति अपनाई। उसकी चालें इतनी तीखी थी कि वीरेंद्र चौंक गए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती थी कमलनी को कम आंकना। शाम से पहले ही वीरेंद्र पहली बाजी हार गए। उन्होंने कमलनी की ओर देखा और कहा कि देवी तुम्हारी जीत पर बधाई। कमलनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कृपानाथ मैं धन्य हुई, अगले 2-3 दिन तक खेल खत्म हो जाएगा। तो वीरेंद्र ने हंस करके कहा कि और वह भी तुम्हारी जीत से। कमलनी की मुस्कान ने वीरेंद्र के मन पर गहरा असर डाला। उस रात वह सोच में डूब गए, अगर एक नारी उनसे यूं ही जीत गई तो उनकी कीर्ति पर क्या असर पड़ेगा। तभी उनके मन में विचार आया कि सूर्यपुर की रक्षा करने वाले क्षेत्रपाल उनकी मदद कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वादशी की रात थी। वीरेंद्र भेष बदल करके अकेले क्षेत्रपाल मंदिर की ओर निकले। मंदिर नगरी से 3 खेत दूर था। यह मंदिर उनके पूर्वजों ने बनवाया हुआ था और माना जाता था कि क्षेत्रपाल सूर्यपुर की रक्षा करते हैं। वीरेंद्र ने सुना था कि उनके पितामह ने एक बार यहाँ साधना करके विपत्ति दूर की थी। मंदिर में अंधेरा था। पुजारी दीपक जला करके चला गया था। वीरेंद्र ने गर्भगृह का दरवाजा खोला और क्षेत्रपाल का स्मरण करना शुरू कर दिया। दोस्तों तभी क्या होता है, अचानक से 2 दीप जले अपने आप। प्रकाश में क्षेत्रपाल की मूर्ति जीवंत लग रही थी। एक गहरी आवाज गूंजी, आओ राजन, मुझे क्यों याद किया है। वीरेंद्र ने प्रणाम किया और कहने लगे, देव मैं एक विपत्ति में फंस गया हूँ। क्षेत्रपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी विपत्ति जानता हूँ। कमलनी सुंदर और शक्तिशाली है, वह मंत्र बल से देवताओं को भी बांध सकती है। तुमने जल्दबाजी में शर्त मान ली। वीरेंद्र ने कहा, मुझे हार का दुख नहीं है, लेकिन मैं छत्र का रहस्य जानना चाहता हूँ और कमलनी को जीतना चाहता हूँ। क्षेत्रपाल ने कहा कि परसों फागुन कृष्ण चतुर्दशी की रात कमलनी शिकोत्तर पर्वत पर शिकोत्री देवी के मंदिर में नृत्य करेगी। वहां पर देवराज इंद्र से उपहार प्राप्त करेगी। तुम्हें वह उपहार लेना होगा। उसे अगले दिन शतरंज के खेल में दिखाओ, तब वह क्रोधित होकर के गलती करेगी और हार जाएगी। वीरेंद्र ने पूछा, वहां कैसे पहुंचूं? यह 200 योजन दूर है। क्षेत्रपाल ने कहा, तुम वनवासी का भेष बना करके वहां जाओ, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। उपहार लेने का तरीका तुम्हें खुद सोचना होगा। वीरेंद्र ने प्रणाम किया और मंदिर से लौट आए। दोस्तों अगले दिन खेल अधूरा रहा क्योंकि वीरेंद्र जानबूझ करके समय बिताना चाहते थे। अमावस्या की रात वे शिकोत्तर पर्वत की ओर निकलने की तैयारी करने लगे। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वे कमलनी को जीत पाएंगे या यह शतरंज का खेल उनके सपनों को तोड़ देगा। अमावस्या की रात थी। सूर्यपुर की गलियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। राजमहल के दीपक भी टिमटिमा रहे थे। महाराजा वीरेंद्र का मन बेचैन था। कमलनी की मुस्कान और उसकी शतरंज की चालें उनके दिमाग में बार बार घूम रही थी। वह एक साधारण तेलिन की बेटी नहीं थी। उसका रूप, उसका आत्मविश्वास और उसकी बुद्धिमत्ता किसी रानी से कम नहीं थी। लेकिन पंचदंड वाले छत्र का रहस्य क्या था और क्या वह वाकई कमलनी को जीत पाएंगे? क्षेत्रपाल की बातों ने उनके मन में एक नई आशा जगाई थी। दोस्तों वीरेंद्र ने बरबासी का भेष धारण किया। एक साधारण धोती और कंधे पर मोटा कंबल डाल करके वे गुप्त रास्ते से नगरी से बाहर निकल पड़े। क्षेत्रपाल ने बताया था कि शिकोत्तर पर्वत 200 योजन दूर है और वहां पहुंचना सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। लेकिन वीरेंद्र का दृढ़ संकल्प अटल था। वो जानते थे कि कमलनी अपनी मंत्र विद्या से कुछ ही क्षणों में वहां पहुंच सकती है, लेकिन उनके पास ऐसी शक्ति नहीं थी। फिर भी क्षेत्रपाल की श्रद्धा ने उन्हें हिम्मत दी। रात के अंधेरे में वह जंगल के रास्ते पर चल पड़े। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। केवल जंगली जानवरों की आवाजें और पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वीरेंद्र का मन बार बार कमलनी की ओर खिंच रहा था। उसकी निर्भीकता, उसकी चंचल मुस्कान, उसकी शतरंज की चालें, सब कुछ उनके मन में एक तूफान की तरह उठ रहा था। लेकिन साथ ही उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की भी चिंता थी। यदि वे हार गए तो सूर्यपुर में उनकी हंसी उड़ाई जाएगी। फिर भी उनके लिए यह खेल अब केवल छत्र का रहस्य तक सीमित नहीं था, यह कमलनी के दिल को जीतने की लड़ाई भी थी। दोस्तों कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद महाराज वीरेंद्र शिकोत्तर पर्वत के पास जाकर के पहुंच गए। पर्वत की ऊंची चोटियां चांदनी में चमक रही थीं और हवा में एक रहस्यमयी शांति थी। पर्वत के बीचों बीच शिकोत्री देवी का भव्य मंदिर बना हुआ था, जिसके चारों ओर घने जंगल और वनवासियों की छोटी छोटी बस्तियां हुई थी। मंदिर की दीवारें प्राचीन नक्काशी से सजी हुई थीं और रात के सन्नाटे में मंदिर का गर्भगृह एक अलौकिक आभा से बिखेर रहा था। वीरेंद्र ने वनवासियों के बीच जगह बनाई। वो एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए।
जहां से मंदिर का चौक साफ साफ दिखाई दे रहा था। रात के दूसरे पहर में आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश फैला। देवराज इंद्र अपनी प्रिया और मित्रों के साथ मंदिर में जाकर के प्रकट हो गए और उनके साथ अप्सराएं और गंधर्व थे, जिनके संगीत ने वातावरण को और भी रमणीय बना दिया था। वनवासी भी उसी उत्सव में शामिल हो गए। अब मंदिर का चौक उत्साह से भर चुका था। तभी कमलनी अपनी 4 सखियों के साथ मंदिर में प्रवेश करती दिखाई दी। उसने एक स्वर्णिम वस्त्र पहना हुआ था और उसका रूप इतना मनमोहक था कि सभी की नजरें बस उसी पर टिकी हुई थी। उसके गले में मणियों का हार और माथे पर एक चमकता टीका था। वह सिकोत्री देवी के सामने खड़ी हुई और नृत्य करना शुरू कर दिया। उसका नृत्य इतना लयबद्ध और मंत्रमुग्ध करने वाला था कि इंद्र और उसके साथी सभी मंत्रमुग्ध हो गए। कमलनी के हर कदम के साथ हवा का एक जादुई संगीत गूंज रहा था और मंदिर का वातावरण जैसे किसी स्वर्गलोक में बदल चुका था। नृत्य के अंत में इंद्र ने प्रसन्न होकर के कमलनी को एक स्वर्णिम माला दी, जिसमें 5 रंग बिरंगे मणि जड़े हुए थे। माला की प्रत्येक मणि से एक अलग प्रकाश निकल रहा था और यह देख करके वीरेंद्र समझ गए कि यही वह उपहार है जिसके बारे में मुझे क्षेत्रपाल ने बताया था। दोस्तों, इसे चुराना आसान नहीं था। कमलनी ने माला को अपने गले में पहना और सखियों के साथ मंदिर के एक कक्ष में जाकर के पहुंच गई। वीरेंद्र ने वनवासियों के बीच से चुपके से मंदिर के कक्ष में बढ़ना शुरू किया। मंदिर की दीवारों पर बनी नक्काशियों और दीपकों की मध्यम रोशनी ने रास्ता और रहस्यमय बना दिया था। वे उस कक्ष के पास पहुंचे जहां कमलनी अपनी सखियों के साथ थी। कक्ष का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से सखियों की हंसी की आवाजें आ रही थी। वीरेंद्र ने देखा कि कमलनी ने माला के एक छोटे से स्वर्णिम पेटी में रख दिया था जो मेज पर रखी हुई थी। वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाई और एक सखी के बाहर जाने का इंतजार करने लगे। जैसे ही कक्ष में केवल कमलनी और एक सखी बची, वीरेंद्र ने चुपके से कक्ष में प्रवेश किया। उसकी सांसें तेज थी लेकिन मन में क्षेत्रपाल का आशीर्वाद था। कमलनी उस समय अपनी सखी से बातों में व्यस्त थी। वीरेंद्र ने तेजी से पेटी उठाई और उसे अपने कंबल में छिपा लिया, लेकिन तभी कमलनी की नजर उन पर पड़ी। उसने चिल्ला करके कहा, रुको, तुम कौन हो? वीरेंद्र ने बिना जवाब दिए भागना शुरू किया। कमलनी और उसकी सखी उनका पीछा किया, लेकिन वीरेंद्र जंगल की ओर भाग गए। घने जंगल और अंधेरे ने उन्हें छिपने में मदद की। कई घंटों तक छिपते भागते हुए सूर्यपुर की ओर लौट पड़े। उनके पास अब वह स्वर्णिम माला थी जो कमलनी को मिली थी। अगले दिन शतरंज का जब दूसरा खेल शुरू हुआ, मंडप में वीरेंद्र और कमलनी आमने सामने बैठे हुए थे। माधवी पास में बैठी थी। वीरेंद्र ने खेल शुरू होने से पहले चतुराई से बात छेड़ी, कमलनी, मैंने सुना है कि परसों सिकोत्री मंदिर में एक अद्भुत नृत्य हुआ था। वहां इंद्र ने किसी को स्वर्णिम माला प्रदान की थी। कमलनी चौंक गई। उसने गहरी नजरों से वीरेंद्र को देखा और कहने लगी, आपको कैसे पता? वीरेंद्र ने कंबल से माला निकाली और एक मणि दिखाते हुए कहा, यह वही माला है ना? कमलनी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह समझ गई कि वीरेंद्र सिकोतर पर्वत पर थे। उसका ध्यान भटक गया और उसने गलत चाल चल दी। वीरेंद्र ने मौके का फायदा उठाया और दूसरी बाजी जीत ली। कमलनी ने गुस्से में कहा, यह आपने कैसे किया? वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, शतरंज में चाल के साथ साथ मन की चाल भी मायने रखती है। तीसरे दिन वीरेंद्र ने फिर वही चाल चली। उन्होंने माला की दूसरी मणि दिखाई और सिकोत्री मंदिर की बात छेड़ी। कमलनी फिर भटक गई और तीसरी बाजी भी हार गई। मंडप में सन्नाटा छा गया। माधवी ने आश्चर्य से अपनी बेटी की ओर देखा। कमलनी की आंखों में क्रोध था, लेकिन साथ ही वीरेंद्र के प्रति एक नई श्रद्धा भी जाग रही थी। खेल खत्म होने के बाद कमलनी ने गहरी सांस ली और कहने लगी, कृपानाथ, आपने मुझे हरा करके वह कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। अब मैं आपको पंचदंड वाले छत्र का रहस्य बताऊंगी। उसने बताया कि पंचदंड वाला छत्र कोई साधारण छत्र नहीं है। यह 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक है। मेरी माँ माधवी और दादी काली देवी ने इन तत्वों की साधना की है। यह छत्र वह शक्ति है जो मनुष्य को प्रकृति से जोड़ती है, लेकिन इसे केवल वही समझ सकता है जिसके मन में साहस, बुद्धि और निस्वार्थता हो। आपने शतरंज में मुझे हरा करके यह सिद्ध कर दिया कि आप इसके योग्य हैं। वीरेंद्र चकित रह गए। उन्होंने कहा, कमलनी, मैंने यह खेल न केवल रहस्य जानने के लिए खेला था, बल्कि तुम्हारे जैसे असाधारण व्यक्तित्व को समझने के लिए भी। माधवी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने शर्त जीत ली है। अब कमलनी आपकी पत्नी बनेगी। सूर्यपुर में एक भव्य समारोह हुआ। वीरेंद्र और कमलनी का विवाह धूमधाम से हुआ। काली देवी ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया और कहा कि कमलनी, तुमने अपनी विद्या से तेलीवाड़ा को गौरवान्वित किया है और वीरेंद्र, तुमने साहस और बुद्धि से सूर्यपुर का मान बढ़ाया है। दोस्तों, नगरी में उत्सव का माहौल था। लोग वीरेंद्र की प्रशंसा करने लगे और कमलनी को नई रानी के रूप में स्वीकार किया गया। तेलीवाड़ा की ख्याति और बढ़ गई और काली देवी की सिद्धियां अब कमलनी के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचने लगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धि और श्रद्धा से कोई भी असंभव लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
वीरेंद्र ने न केवल शतरंज की बाजी जीती बल्कि कमलनी का दिल भी जीत लिया। कमलनी ने अपनी विद्या और आत्मविश्वास से यह दिखाया कि एक साधारण तेलीन की बेटी भी असाधारण हो सकती है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची जीत वही है जो दूसरों का सम्मान और प्रेम अर्जित करे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।